मॉर्निंग एवरीवन। आप लोगों का स्कॉलर सेंटर फिर से स्वागत करता है राजनीतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण दार्शनिक प्लेटो को लेकर। प्लेटो को पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बता दूं कि इसके जो आप लोगों के सिलेबस में है कन्फ्यूशियस, उसका वीडियो मैंने बना दिया है। प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको देख सकते हैं। अगला जो आपको दार्शनिक है प्लेटो। प्लेटो से हर वर्ष लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा और शायद इसको देखने के बाद आपको और कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने पूरे पॉइंट को बहुत समराइज किया हुआ है, इसलिए इस वीडियो को पूरा से देखें। सबसे पहले हम प्लेटो का आप लोगों का टाइम काल याद रखना चाहिए कि प्लेटो का जन्म कब हुआ था। प्लेटो का जन्म ईसा से 428 वर्ष पूर्व और 347 ईसा पूर्व तक था। यानी उस समय भारत की क्या स्थिति थी, आप लोग इससे गेस करके और इसमें आप समराइज कर सकते हैं और उसको आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं प्लेटो को, हमको पढ़ना क्या है प्लेटो में। तो हम प्लेटो में पढ़ेंगे पहले बात परिचय, फिर हम पढ़ेंगे उसकी जो पुस्तक है रिपब्लिक में उन्होंने क्या क्या किया दिया है। पहली बात तो रिपब्लिक में जो आपको न्याय, जो जस्टिस की बात करता है। दूसरा, रिपब्लिक में ही फिलासफर किंग की बात करता है। रिपब्लिक में ही एजुकेशन की बात करता है। रिपब्लिक में ही कम्युनिज्म पर विचार देता है। और रिपब्लिक में ही आपको देखेंगे कि जो रिपब्लिक पुस्तक है उसमें कहीं ना कहीं फांसीवादी तत्व भी मौजूद हैं। वो कौन कौन से हैं इसको हम देखेंगे। इसके बाद हम स्टेट्समैन को पढ़ेंगे। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है जो संभावित राज्य की बात करता है। और अंतिम दौर में जब वो लगभग मरने की स्थिति में होते हैं तो उस समय द लाज लिखते हैं जो वास्तविक राज्य की बात करते हैं। तो हम शुरू करते हैं प्लेटो के जीवन परिचय से। प्लेटो यूनान का था, एक महान दार्शनिक। उसके विचारों को राजनीतिक दर्शन के इतिहास में पूर्ण स्थान प्राप्त है। पश्चात राजनीतिक दर्शन के मनीषी प्लेटो का जन्म ईसा पूर्व 427 वर्ष पूर्व जो है एथेंस के एक कुलीन परिवार, कुलीन का मतलब होता है एक संपन्न परिवार में हुआ था। यानी राजनीति उनके राजनीतिक विरासत में मिली हुई थी। अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद प्लेटो सुकरात के चरणों में बैठकर 8 वर्ष तक उसका शिष्य था। प्लेटो का पारिवारिक नाम अरिस्टोक्लीज था। यानी प्लेटो का प्लेटो नाम नहीं था, ये याद रखिएगा। प्लेटो का जो नाम था वो था अरिस्टोक्लीज। लेकिन उसके सुडोल सुंदर पुष्ट शरीर को देखकर उसका अध्यापक उसे अफलातून कहा करते थे। कहा जाता है कि प्लेटो खेलों में भी बहुत आगे रहता था, शिकार भी बहुत अच्छा कर लेता था और इसीलिए वो बहुत हट्टा कट्टा पर्सन था। उसका नाम जो था वो अरिस्टोक्लीज था, लेकिन उसको जो अध्यापक है अफलातून या प्लेटो कहा करते थे। इसके आगे है एथेंस की लोकतंत्री सरकार। उस समय एथेंस में डेमोक्रेसी मौजूद थी, लोकतंत्री सरकार थी। उसने क्या किया कि उसके जो शिक्षक थे यानी उसके जो टीचर हैं वो सुकरात की हत्या कर दी। इस दुर्घटना ने प्लेटो को मार्मिक आघात पहुंचाया और प्रजातंत्र व सक्रिय राजनीति से उसका विश्वास उठ गया। 386 ईसा पूर्व लगभग उसने अपना एथेंस में एक शिक्षालय खोला और यही प्लेटो की सुप्रसिद्ध एकेडमी थी। यानी प्लेटो की जो एकेडमी थी जिसे अरस्तु निकला हुआ था वो 386 ईसा पूर्व एथेंस में खोला। इसको याद रखिएगा। और इसको यूरोप का प्रथम विश्वविद्यालय होने का भी सौभाग्य प्राप्त होता है। प्लेटो की अकादमी में गणित पढ़ाया जाता था, खगोल शास्त्र, भौतिक विज्ञानों की शिक्षा के साथ साथ राजनीतिक, कानून वेता व दार्शनिक बनने की शिक्षा दी जाती थी। जब प्लेटो 60 से 70 वर्ष की अवस्था में था, लगभग 81 वर्ष की उम्र में वो देहांत होता है। तो 60 से 70 वर्ष की अवस्था में उसने अपने सिद्धांतों को व्यवहार में लाने का, यानी अभी तक वो आइडियल स्टेट की बात करता था, जिसे अरस्तु कहता है कि वो कल्पना लोक की बात करता है जो इस जगत में हो ही नहीं सकता है। लेकिन जब 60-70 वर्ष का था तो अपने सिद्धांतों को व्यवहार में लाने की कोशिश किया। क्यों? क्योंकि उसे सिराक्यूज के शासक डायनोसियस द्वितीय को दार्शनिक शासक बनाना चाहता था, यानी फिलासफर किंग बनाने के बाद 3 बार सिराक्यूज की यात्रा की, लेकिन सफल नहीं हुआ। उसको दार्शनिक राजा नहीं बना पाया। उक्त प्रयोग की असफलता ने प्लेटो की संपूर्ण आशावादी विचार की श्रृंखला को झकझोर कर रख दिया। अब प्लेटो की व्यवहारिकता की ओर मुड़ गया
और अपने जीवन के शेष समय पर उसने अंतिम ग्रंथ लाज को लिखने में व्यतीत किया। 81 वर्ष की आयु में प्लेटो का देहावसान हो गया, यानी प्लेटो डेड हो गए। तो अब चलते हैं प्लेटो कि न्याय संबंधी विचार। प्लेटो के न्याय संबंधी विचार क्या थे, इसको हमको पढ़ना है। तो प्लेटो के न्याय संबंधी विचार में सबसे पहले कहाँ से लिए गए हैं, उसका शीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस, यानी कंसर्निंग जस्टिस से ही न्याय के सिद्धांत को लिए गए हैं। इसके बाद पूर्व प्रचलित जो न्याय सिद्धांतों की थी वो आलोचना किया है मानव आत्मा के गुण। मानव आत्मा के गुण आपको बताया जाएगा। सबसे पहले उसके न्याय सिद्धांत जो था वो दरअसल क्या था कि जो उसकी पुस्तक है रिपब्लिक पूरा डायलेक्टिक मेथड पर खड़ा हुआ है, बना हुआ है। यानी सुकरात जो था अपने बचपन में, सुकरात ने तो कोई किताब लिखी नहीं, पहली किताब लिखने का श्रेय प्लेटो को ही दिया जाता है और प्लेटो ने लिखा भी। सुकरात क्या करते थे, वो घूमा करते थे और घूमते घूमते वो तर्क वाद विवाद किया करते थे, वाद प्रतिवाद जो होता था। तो बहुत मशहूर एक घटना है प्लेटो की जो चर्चा थी, वो एक समय कुलीन व्यक्ति था सेफालिस, उसके घर में शुरू होती है। सेफालिस, अभी हम बताएंगे कि सेफालिस क्या क्या विचार था न्याय के बारे में और उसको क्रिटिक किया गया। होता क्या था कि सुकरात सबकी बात सुनता जाता था लेकिन उसका उत्तर नहीं देता था। तो सिपालिस उसमें कई प्रतिनिधि पहुंचते हैं। ग्लाइकोन प्लेटो का भाई था। इसके बाद एंडीमेटस, थ्रेसिमेकस भाग लेते हैं। सुकरात को प्रमुख वक्ता के रूप में प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक में रखता है। प्लेटो प्रश्न करता है कि आप के विचार से आपको धन संपत्ति से मुख्य लाभ क्या मिला। सेफालिस उत्तर देता है कि धन संपत्ति हमें उदार, सच्चरित्र, न्यायपरायण बनाती है। तब सुकरात पूछता है न्याय से आप क्या समझते हैं। सेफालिस कहता है वो एक ट्रेडिशनल जो दृष्टिकोण था उस समय का, वो बताता है कि सत्य लगता है कि न्याय सत्य बोलने और ऋण चुकाने को ही न्याय कहा जाता है। ये सेफालिस है। सेफालिस का कथन याद रखिएगा, सत्य बोलना, ऋण चुकाना ही न्याय है। ये सेफालिस कहता है। सुकरात इस तर्क को काट देता है। यानी प्लेटो सुकरात के माध्यम से अपनी पुस्तक रिपब्लिक में इस चीज को काटता है कि जो वो कहता है सत्य बोलना, ऋण चुकाना ही न्याय है। दूसरा जो थ्रेसिमेकस था, थ्रेसिमेकस क्या करता है, होता क्या है कि सुकरात बार बार सवाल करते हैं लेकिन जवाब नहीं देते किसी का और हर एक प्रश्न को काटते जाते हैं। तो थ्रेसिमेकस उस समय झुंझला जाता है और कहता है कि आप सिर्फ दूसरों के तर्क को काटना जानते हैं लेकिन उत्तर देना नहीं जानते। प्लेटो ने तब भी कुछ नहीं किया और सिर्फ वो तर्क को काटा। इसीलिए उसने कहा कि जो शक्तिशाली है उसी का ही हित न्याय है। यानी जो शक्तिशाली है उसका अगर हित सध रहा है तो वो ही न्याय है, ये थ्रेसिमेकस कहता था। इसके अलावा पॉलीमार्कस का कथन है कि शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। ग्लाइकेन जो प्लेटो का भाई है वो भी उस चर्चा में उपस्थित रहता है। व्यवहारिक यथार्थवादी सिद्धांत की बात करता है, यानी न्याय कमजोर की आवश्यकता है। यानी जो कमजोर है, दबे कुचले लोग हैं, उसको न्याय की जरूरत पड़ती है, उसको जस्टिस की जरूरत पड़ती है। वही कहता है न्याय कमजोर की आवश्यकता है। यानी प्लेटो अपनी पुस्तक रिपब्लिक, जिसका उपशीर्षक है कंसर्निंग जस्टिस, उसमें 4 प्रमुख दार्शनिकों की बात वो काट देता है अपने तर्क के माध्यम से, जिसमें सेफालिस जो कहता है सत्य बोलना, ऋण चुकाना न्याय है। दूसरा पॉलीमार्कस, शत्रु के साथ शत्रुता, मित्र के साथ मित्रता जैसा व्यवहार। तीसरा थ्रेसिमेकस जो सुकरात के तर्क काटने से झुंझला जाता है और कहता है शक्तिशाली का ही हित न्याय है। चौथा ग्लाइकोन जो प्लेटो का भाई है, वो कहता है न्याय कमजोर की आवश्यकता है। इन सारे प्रश्नों को काटने के बाद आदर्श राज्य की जो कल्पना जो प्लेटो करता है वो बताता है न्याय क्या है। कहता है न्याय मानव आत्मा के 3 गुण हैं। पहली बात, जो सामाजिक वर्ग है, जो दार्शनिक राजा है,
उसके अंदर विवेक होना चाहिए, वही शासक बन सकता है। जिसके अंदर तृष्णा है, वासना है, वो उत्पादक वर्ग के अंदर आएगा, और जो साहस है, शौर्य है, वो सैनिक वर्ग के अंदर आएगा। लेकिन ये सारे गुण तभी आएंगे जब समाज व्यवस्था के लिए उपयुक्त सद्गुण मिल जाए, यानी वर्च्यू बेनिफिटिंग द सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो है जस्टिस, न्याय। न्याय सिद्धांत की जो विशेषताएं हैं प्लेटो से, वो मानव आत्मा से संबंधित करता है, नैतिकता से संबंधित करता है, कार्य विशेषीकरण से का सिद्धांत है, यानी कार्य में डिवाइड करता है कि उत्पादक वर्ग को क्या करना चाहिए, सैनिक वर्ग को क्या करना चाहिए, और दार्शनिक राजा के क्या काम है। इसको सभी नैतिकता से वो जोड़ देता है। चौथा है दार्शनिक शासक को उच्च स्थान देता है। शिक्षा व साम्यवाद को भी न्याय का आधार मानता है। प्लेटो न्याय को चौथा सद्गुण कहता है, जो अन्य तीन सद्गुणों को व्यवस्थित करने का काम करता है। इसलिए प्लेटो इसे आर्गोट्रेनेटिक थ्योरी, रचना प्रकल्प मूलक सिद्धांत या न्याय का वास्तुकार सिद्धांत भी कहता है। ये था प्लेटो का जस्टिस, प्लेटो का न्याय। बस आप इतना सा याद रखिएगा, आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन प्लेटो के न्याय से नहीं पूछेगा, जस्टिस से नहीं पूछेगा। आलोचना देख लीजिए, प्लेटो जो कहता है कि न्याय का आधार कैसा है, आत्मा से संबंधित कर देता है, जबकि न्याय का आधार विधि नहीं है। ये प्लेटो की बहुत बड़ी आलोचना है, वो विधि को नहीं मानता, जो अंतिम समय वो अपनी पुस्तक लाज में मान लेता है। दूसरा है राज्य में तीन ही वर्ग नहीं होते, यानी कई वर्ग होते हैं, ये प्लेटो को समझना चाहिए था। कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत व्यक्तित्व विकास विरोधी है। कैसे? कार्य विशेषीकरण सिद्धांत यानी उत्पादक वर्ग का ये काम है, सैनिक वर्ग का ये काम है, और दार्शनिक राजा का ये काम है। इस तरीके से डिवाइडेशन करके जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का विकास है, यानी आपका जो विकास है, आपको एक जगह रोक दिया जा रहा है। अगर आपका ये विकास करना है तो कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत व्यक्तित्व का विकास का विरोधी है। और चौथा है दार्शनिक शासक को सभी शक्ति देना लोकतंत्र का विरोधी माना जाता है। ये था प्लेटो का जस्टिस। इसको आप लोग बड़े अच्छे से इसको 2 से 3 बार देखिएगा, आप लोगों को पूरा ये याद हो जाएगा। अगला है फिलासफर किंग, दार्शनिक राजा। प्लेटो का दार्शनिक राजा कैसा होना चाहिए? सबसे मौलिक सिद्धांत, यानी प्लेटो जिस सिराक्यूज के शासक को दार्शनिक राजा बनाना चाहता है, वो कैसा होगा दार्शनिक राजा, ये चीज को आप लोग देख लीजिए। प्लेटो के दार्शनिक संबंधी विचार सद्गुण ही ज्ञान है के मूल मंत्र पर आधारित। प्लेटो कहता है तथ्यों को जानना ही ज्ञान नहीं होता, बल्कि तथ्यों के पीछे सद के भाव को जानना, आत्मसात करना ही सद्गुणी ज्ञान है। और ऐसे ज्ञान से संपन्न व्यक्ति ही राज्य में न्याय की स्थापना कर सकता है, जस्टिस की स्थापना कर सकता है। कौन? जो सद्गुणी व्यक्ति होगा, नहीं तो जस्टिस नहीं मिलेगा इस समाज में। ऐसे व्यक्ति को दार्शनिक शासक बनना चाहिए जो सद्गुण से समाहित हो, वैसे ही बनना चाहिए। इसीलिए प्लेटो का प्रसिद्ध कथन है कि जब तक राजकुमारों में दर्शन नैतिकता ना आ जाए, राज्य में न्याय की स्थापना नहीं हो सकती। यानी न्याय की स्थापना के लिए, समझिए, न्याय की स्थापना यानी दार्शनिक जो राजा बनाना चाहता है, वो सिर्फ और सिर्फ न्याय की स्थापना के लिए, यानी आइडियल स्टेट बनाने के लिए, आदर्श राज्य बनाने के लिए न्याय को स्थापित करना चाहता है, और उसी के लिए राजा की नियुक्ति करता है। तो जाहिर सी बात है उसका राजा जो होगा वो दर्शन और नैतिकता के में समाहित होगा उसके राजा के अंतर्गत, और साथ ही साथ सत्य प्रेमी होगा, दयालु होगा, न्यायपरिता होगा, दूरदर्शी सद्गुण भी आते हैं। रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज दार्शनिक राजा द्वारा शासित होगा। न्याय आदर्श राज्य की नींव होगा। न्याय प्राप्ति के 2 साधन होंगे, शिक्षा और सामर्थ्य। न्याय कैसे आएगा? वो सिर्फ 2 ही चीज से आ सकता है, शिक्षा और साम्यवाद। यानी हमको शिक्षा भी देखनी है, प्लेटो की शिक्षा का वर्गीकरण कैसा है और उसका कम्युनिज्म। इस तरीके से हम रिपब्लिक को खत्म करेंगे। सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और साम्यवाद पढ़ने के बाद
हम जान जाएंगे कि जस्टिस कैसी स्थापना करना चाहता है। तो सबसे पहले दार्शनिक जो राजा की स्थापना करता है उसकी आलोचना, एक दो पॉइंट आप देख लीजिए कि अरस्तु के अनुसार ऐसा सद्गुणी व्यक्ति व्यवहार में नहीं मिल सकता, परलोक में ही मिल सकता है। प्लेटो जिस आदर्श राज्य की स्थापना करता है और जो दार्शनिक राजा को बैठाना चाहता है, अरस्तु उसकी आलोचना कर देता है कि जो 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 आपने कल्पना किया है प्लेटो महोदय, वो व्यक्ति नहीं मिल सकता इस धरती पे, वो परलोक में ही कहीं होगा, इस धरती पे नहीं है। और दार्शनिक राजा को जनमत कानून से ऊपर मानना अलोकतांत्रिक है, ये किसी भी तरीके से लोकतंत्र नहीं है। स्वाभाविक है, लोकतंत्र का विरोधी सुकरात को जब विष का प्याला दिया गया तभी से ही विरोधी बन जाता है। अगला है प्लेटो की शिक्षा संबंधी विचार। उसकी राजनियंत्रित शिक्षा है, यानी राज्य के अंतर्गत ही पैदा होनी चाहिए शिक्षा। और प्लेटो के अनुसार सद्गुण पैदा करना अभिभावक वर्ग का मूल कार्य है, शिक्षा न्याय का आधार स्तंभ है। प्लेटो शिक्षा केवल शासक और सैनिक वर्ग दो को ही कर देता है। राज द्वारा नियंत्रित शिक्षा है, स्त्री पुरुष दोनों शिक्षा में बल देता है। सैद्धांतिक के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा पर बल देता है। मानसिक शिक्षा एथेंस से प्रभावित, सैनिक शिक्षा, शारीरिक शिक्षा, सार्वजनिक शिक्षा स्पार्टा से प्रभावित होकर लागू करने हेतु चर्चा किया। शिक्षा योजना दो तरीके से आप देखेंगे, एक सैद्धांतिक शिक्षा है, दूसरी है व्यवहारिक शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, यानी प्राथमिक शिक्षा 20 वर्ष की आयु तक हो, जिसमें शारीरिक और संगीत की शिक्षा दी जाएगी। उस शिक्षा जो होगी 20 से 35 वर्ष, यानी प्रारंभिक शिक्षा में असफल सैनिक बनेंगे। जो सैनिक वर्ग को शिक्षा दी जाएगी वो असफल हो जाएंगे तो वो सैनिक बनेंगे। और इस दौरान जो उच्च शिक्षा दी जाएगी, गणित, ज्योमेट्री, दर्शन, मनोविज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। व्यवहारिक शिक्षा, सैद्धांतिक शिक्षा व्यवहार में लागू किया जाएगा, इसमें सफल व्यक्ति शासक होंगे। आलोचना, ये बहुत ही लंबी शिक्षा पद्धति है, व्यायाम और संगीत पर अधिक बल दिया जाता है, उत्पादक व शिल्प वर्ग की उपेक्षा की जाती है, अव्यवहारिक शिक्षा पद्धति है। महत्व, शारीरिक मानसिक शिक्षा की बात करता है, उस जमाने में स्त्री पुरुष दोनों की शिक्षा की बात करता है। प्लेटो का जो कथन है शिक्षा मानसिक रोग का मानसिक उपचार है, यूनेस्को की प्रस्तावना में भी अपनाया गया है कि युद्ध जैसी मानसिक बीमारी का इलाज शिक्षा द्वारा ही संभव है। प्लेटो के साम्यवादी संबंधी विचार, केवल संरक्षक वर्ग के लिए वो साम्यवाद की बात करता है कि संरक्षक वर्ग दो ही चीजें भ्रष्ट कर सकती हैं, प्रथम है कंचन, दूसरा है कामनी, अतः इससे बचने के लिए दो उपाय करने होंगे। स्पार्टा की शासन प्रणाली से प्लेटो ने सैन्य शिक्षा, स्त्री पुरुष समानता, संपत्ति का साम्यवाद ग्रहण किया। संपत्ति के साम्यवाद की विशेषताएं आप जान लीजिए, बस इसी से ही प्रश्न पूछेगा, जो भी पूछना होगा। संरक्षक वर्ग की कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, इससे क्या होगा, कार्यकुशलता बढ़ेगी, असमानता नहीं होगी, राज्य में एकता बनाए रखा जाएगा। पारिवारिक स्थितियों का शासक संरक्षकों को पर्याप्त समय मिलेगा, कार्यकुशलता में वृद्धि होगी, राजनियंत्रित शादियां होंगी, किसी व्यक्तिगत परिवार और पत्नी नहीं होगी। श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति जो सबकी साझी होगी, उसका पालन शिक्षा और दीक्षा राज्य की करेगा। यानी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए जो श्रेष्ठ संतान जो सबकी साझी होगी वो किसी भी व्यक्ति की पर्सनल नहीं होगी कि हाँ मेरे पर्सनल का कहते हैं लड़का है, ऐसा नहीं होगा। राज्य ही शादी करेगा और ऐसे से ही कहते हैं संबंध बनाने की वो छूट देता है जिससे श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो जाए। और अंतिम हमको पढ़ना है रिपब्लिक में प्लेटो के विचारों की फांसीवादी तत्व। कार्ल फर्फर के अनुसार व्यक्ति की तुलना में राज्य पर बल, यानी व्यक्ति को ज्यादा महत्व देकर राज्य पर ज्यादा महत्व देता है। दार्शनिक शासक को असीमित शक्तियां दे देता है। राज्य द्वारा कंट्रोलिंग जो शिक्षा पद्धति है केवल कर्तव्यों पर बल, अधिकारों पर बल नहीं करता, तत्व प्लेटो के फांसीवाद के नजदीक लाते हैं। लेकिन प्लेटो के विचारों में विवेक, संयम, शांति, नैतिकवादी, आत्मनिर्भर नगर राज्य जैसे विचार भी महत्वपूर्ण है, जिनका फांसीवादी विरोधी रहा है। कुल मिलाकर हमने अभी तक पढ़ा क्या इस पूरे वीडियो में? हमने पढ़ा, पहली बात उनका परिचय जाना। परिचय में हमने ये जाना कि प्लेटो का जो जन्म है वो 400 ईसा पूर्व एथेंस में हुआ था।
साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि वो 81 वर्ष जिंदा रहते हैं, जिसमें उसका बचपन का नाम जो था अरिस्टोक्लीस था, बाद में उसको अफलातून या प्लेटो कहा जाने लगा। इसके बाद हमने देखा कि प्लेटो का वास्तविक राज स्थापित करने के लिए अंतिम समय में उन्होंने लाज लिखी। पहले उन्होंने लिखा क्या? रिपब्लिक। रिपब्लिक में हमने 5-6 पॉइंट को पढ़ा, जिसमें न्याय को पढ़ा। न्याय वो सारे विचारों को काट के मानव आत्मा से संबंधित जस्टिस की बात करता है, जिसमें कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत देता है, यानी सैनिक वर्ग के लिए ये कार्य, उत्पादक वर्ग के लिए ये कार्य और जो शासक वर्ग है उसके लिए ये कार्य। इसके बाद हमने पढ़ा कि जो न्याय है, न्याय कैसे स्थापित होगा। न्याय को स्थापित करने के लिए वो दार्शनिक शासक की बात करता है जो सद्गुणी होगा, यानी सद्गुण ही ज्ञान है। ये प्लेटो का महत्वपूर्ण कथन है। इसके बाद आया कि न्याय की ही स्थापना के लिए शिक्षा और साम्यवाद जैसी महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने रिपब्लिक में बात किया। और शिक्षा कैसी होनी चाहिए? वो राजनियंत्रित होनी चाहिए। साम्यवाद में भी व्यक्तिगत संपत्ति संरक्षक वर्ग को नहीं रखनी चाहिए, व्यक्तिगत शादी नहीं करनी चाहिए, राज्य ही शादी करेगा। इस तरीके की बात करता है, जिसको काल पर इसको फांसीवादी कहकर पुकारता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि प्लेटो का जो विवेक, जो संयम, जिस शांति की से बात करता है, उसमें कहीं भी फांसीवादी तत्व नहीं है। कल हम इस वीडियो के अगले अध्याय में उसका जो परिवर्तित विचार है राज्य के विषय में, उसको हम पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।